हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका रवि सर और आपका हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत किया करते हैं। और 12th की बायोलॉजी का जनन एवं स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर चल रहा है 12th की बायोलॉजी का, उसका हम आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। आज के हम इस लेक्चर्स के द्वारा आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या किया जाता है, भ्रूण पता कर लिया जाता है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी कर ली जाती है, उसके लिंग की जानकारी कर ली जाती है। यहाँ तक ये भी पता लग जाता है कि जो भ्रूण है वो पुत्र है कि कन्या हुआ करती है, इसकी भी जानकारी करते हैं। और वो तकनीकी क्या होती है और उसे कैसे किया जाता है, वही इसकी हम पूरी जानकारी यहाँ पे देने जा रहे हैं, जिसे आप लोग कहा किया करते हैं उल्ब भेदन या एमनियोसेंटिस। इसी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, उल्ब भेदन या एमनियोसेंटिस। तो इस चीज को आज आपको समझाएंगे, तो बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयास करें। चलिए देखिए, हम आपको बताने जो जा रहे हैं सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं, जब किसी भी कहने का मतलब जो फीमेल हुआ करती है उनमें निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के बाद क्या हुआ करता है, भ्रूण बनता है। और वो भ्रूण जो हुआ करता है वो गर्भाशय मतलब यूट्रस, आम भाषा में उसी को बच्चेदानी भी कहते हैं, उसी यूट्रस के अंदर क्या होने लगता है, उस भ्रूण का आरोपण होता है। और जब उस भ्रूण का आरोपण होता है तो उसके भ्रूण के चारों तरफ क्या हुआ करती है, उसको एक न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए क्या होती है, झिल्ली बनती है। और उस झिल्ली को हम लोग प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। और उस झिल्ली और भ्रूण के बीच में एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है, और उसी लिक्विड को ही हम लोग कहते हैं एमनियोटिक द्रव कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं उसको, एमनियोटिक द्रव कहा करते हैं। उसी बल्ब के ही अंदर वो जो गर्भाशय के चारों तरफ झिल्ली होगी, और उस एमनियोटिक द्रव में ही भ्रूण क्या हुआ करता रहता है, डूबा रहा किया करता है। अगर थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करें, जैसे एक कोई पात्र लीजिए, उसमें चाशनी रख करके उसी के अंदर रसगुल्ले को डाल दीजिए, तो उसी के अंदर वो डिप रहा किया करता है, तो वैसे ही वो भी क्या होता है, उसको एमनियोटिक द्रव के अंदर भ्रूण क्या रहता है, डूबा रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये हुआ करती है कि जो ये एमनियोटिक द्रव होता है, उसमें उस भ्रूण से संबंधित गुणसूत्र और कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम लोग करते क्या है जानते हो, इस एमनियोटिक विधि द्वारा हम एक सिरिंज लेते हैं और उस सिरिंज की सहायता से क्या करते हैं, बिना भ्रूण को हानि पहुंचाए उस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल लेते हैं। और जब एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उस भ्रूण से संबंधित। तो उससे हम लिंग की, स्वास्थ्य की, अन्य सभी जानकारियों को कर लेते हैं पूरा विधिवत तरीके से। और जब ये सभी जानकारियां एमनियोटिक द्रव के माध्यम से कर लेते हैं, तो हमको अगर ये पता लग जाता है कि भ्रूण जो है उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी क्या क्या उसके अनुवांशिक रोग हो रहे हैं, उसको विकार कौन कौन से है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ये दूर करने लायक है तो उस विकार को दूर कर लेते हैं। किंतु अगर ऐसा होता है कि ये बहुत क्रिटिकल है भ्रूण, आगे चल करके इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत डिस्टर्ब से होगा, तो इसलिए फिर हम उसको MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो मैंने कल आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, चिकित्सकीय सगर्भता समापन द्वारा उसका एबॉर्शन करा देते हैं। और स्वास्थ्य अगर उसका हम अच्छा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया करते हैं। तो यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, उल्ब भेदन या एमनियोसेंटिस कहलाता है। कुछ बात समझ में आई, कुछ यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। इस तकनीकी द्वारा जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग एवं आनुवंशिक संरचना की जानकारी की जाती है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इस विधि द्वारा क्या होता है, जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग एवं आनुवंशिक संरचना की क्या की जाती है, जानकारी की जाती है। अगली चीज, भ्रूण माता के गर्भाशय में उल्ब द्रव, वही है एमनियोटिक द्रव, जान लीजिएगा, उल्ब द्रव में क्या रहता है, डूबा रहता है। फिर उसके बाद जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिए। इस द्रव की कुछ मात्रा को सिरिंज से, ध्यान दें बहुत अच्छी टॉपिक, इस द्रव की कुछ मात्रा को सिरिंज से भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेंगे। ये ध्यान दीजिए,
एकदम बाहर खींच देते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं इसका एक डायग्राम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, एक छोटा सा इसका एक डायग्राम है, वही आप समझे यहाँ पे। ये देखिए भ्रूण है और इसके चारों तरफ एक एमनियोटिक द्रव है और यहाँ पे देखिए ये सिरिंज है। इसी से सिरिंज से क्या कर लेते हैं, उल्ब द्रव को बाहर कर लेते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान देकर के इसको देख लें। तो अब उसके बाद क्या किया करते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जिससे भ्रूण से संबंधित कोशिकाओं एवं ऊतकें पाई जाती हैं। जो लिक्विड मटेरियल निकालते हैं उस लिक्विड मटेरियल में भ्रूण से संबंधित गुणसूत्र एवं अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिससे गुणसूत्रीय परीक्षण से भ्रूण से संबंधित रोग एवं अन्य जानकारियों की प्राप्त कर लेते हैं। सारी जानकारियों को पता कर लेंगे और फिर क्या होता है, जिससे समय से पूर्व उसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई कमियां है, कोई रोग है, कोई विकार है तो उसे दूर किया जा सकता है। या अन्य दशाओं में या ऐसी कंडीशन है कि भ्रूण के लिए जान लीजिए गड़बड़ है आगे उसका भविष्य, तो उसे हम एमटीपी द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी द्वारा उसका हम एबॉर्शन कर दिया करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही भी क्या कहलाती है, एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है, जब इस टेक्निक का उपयोग करते हैं लोग, जान जाते हैं, जान गए कि जो भ्रूण पल रहा है वो फीमेल है, तो लोग उसका क्या किया करते थे, एबॉर्शन करा दिया करते थे। तो जिसके कारण सरकार ने क्या किया, एक एक्ट PN80, उस एक्ट को पारित किया और उस एक्ट को पारित करने के बाद उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर ऐसा कोई मादा मतलब भ्रूण, कन्या भ्रूण होती है और अगर ऐसा जान करके कोई लोग उसकी हत्या करा रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर को, चिकित्सक का, पहली बात तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, उसका अभ्यास कैंसिल किया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और ऐसे माता पिता को भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसीलिए इस चीज़ को रोका गया है, ये जान लीजिएगा। अवॉइड किया गया है कि डॉक्टर्स को भी बताया गया कि आप सब कुछ तो बताएंगे लेकिन लिंग की जानकारी नहीं देंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसलिए इसको देखिए, टेक्निक है, इसका सही उपयोग था, लेकिन लोगों ने जब जानकारी इसकी करना शुरू कर दिया तो इसका उपयोग गलत करना शुरू किया और जब गलत उपयोग करना शुरू किया तो विज्ञान ने इसके पीछे फिर कानून लगा दिया कि लोग अब इसका उपयोग गलत नहीं करेंगे। देखिए, किंतु इस तकनीकी का दुरुपयोग करके मादा भ्रूण होने पर उसका एबॉर्शन कर दिया जाता था, जो एक दंडनीय अपराध है। अतः भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को, एबॉर्शन की संख्या जो बढ़ती गई उसको रोकने के लिए क्या किया गया, प्रीनाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निकी एक्ट, प्रीनाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निकी एक्ट PN80 के अनुसार ऐसा कार्य करने वाले चिकित्सक का अभ्यास एवं रजिस्ट्रेशन क्या किया, निरस्त करने का प्रावधान कर दिया गया। तो ये पूरा क्या था, एमनियोसेंटिस या उल्बभेदन होता है। अगर आपको हम बताना चाहें तो उस एमनियोसेंटिस के अंतर्गत क्या हुआ करता है, कुछ निम्न क्या हुआ करते हैं, चरण होते हैं और उसी चरण को फॉलो करते हुए ही एमनियोसेंटेसिस, जैसा कि मैंने बताया कि जब उस एमनियोटिक द्रव को सिरिंज से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और निकाल करके फिर उसी एमनियोटिक द्रव का ही क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उसका विभिन्न स्टेप्स होता है जिसके बाद ही हम उसके गुणसूत्र और उसके फिर क्या हुआ कर सकता है, लिंग और स्वास्थ्य की जानकारी कर सकते थे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम उल्ब द्रव का 20 मिलीलीटर सिरिंज से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। पहला काम, सिरिंज लगा करके 20 मिलीलीटर उसको बाहर किए। बाहर करने के बाद फिर उस उल्ब द्रव का क्या करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं। अपकेंद्रण का मतलब जैसे आप लोग मट्ठे से क्या किया करते हो, आप दही लेकर के उसको जब मारते हो तो उसमें से मक्खन निकल आता है, तो वही अपकेंद्रण विधि होती है। दूध से क्रीम निकालना भी अपकेंद्रण होता है। तो उस द्रव का हम लोग क्या करते हैं, अपकेंद्रण करते हैं और फिर अपकेंद्रण के बाद उसमें से जो प्राप्त कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का क्या किया जाता है, उस लिए परीक्षण किया जाता है जिससे DNA का विश्लेषण हो सके। अब आप विचार कर लीजिएगा कितनी हॉट मेथड होती है। DNA का विश्लेषण किया जाता है और फिर स्टेप जो चौथा होता है, फिर उस उल्ब द्रव का फिर से विश्लेषण किया जाता है। और अच्छा, DNA का विश्लेषण, फिर उल्ब द्रव का विश्लेषण और फिर स्टेप 5वें में क्या किया जाता है, इस स्टेप 3 में से जो प्राप्त कुछ कोशिकाएं हुआ करती हैं उनका पोषक माध्यम में क्या किया जाता है, संवर्धन। स्टेप देखिए यहाँ लिखा गया है, स्टेप 5 में थर्ड चरण से प्राप्त कोशिकाओं का पोषक माध्यम में क्या किया जाता है, संवर्धन। एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, उसी सॉल्यूशन में डाल करके उन कोशिकाओं को, कहने का मतलब एक कल्चर किया जाता है और बढ़ाया जाता है उन कोशिकाओं को। और फिर स्टेप में लास्ट में देखिए जो कल्चर की गई सेल्स होती हैं
संबंधित कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हम लोग क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये पूरा एक जान लीजिए मेथड था जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे स्टेप्स को विधिवत समझ सकते हैं। पहले सिरिंज से मिलीलीटर को बाहर निकालेंगे, फिर उल्ब द्रव का केंद्र करेंगे, फिर डीएनए का उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उल्ब द्रव का विश्लेषण करेंगे, फिर स्टेप थर्ड से प्राप्त कोशिकाओं का पोषक माध्यम से संवर्धन करेंगे और फिर संबंधित कोशिकाओं का विभिन्न बीमारियों का विश्लेषण कर लेते हैं। और अगर जानकारियां एकदम सही होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा रहता है भ्रूण का, तो हम लोग सही उसको मानते हैं। अगर नहीं होता तो उसको समय से पूर्व हम भ्रूण को बिना क्षति पहुंचाए उन सभी समस्याओं का निराकरण किया करते हैं। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। जन्म से पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग, गुणसूत्र एवं अन्य सभी जानकारियों के बारे में पूरा विधिवत जानकारी कर लेना ही उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। तो ये आज आपका जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर हमारी बातें पढ़ाई हुई समझ में आ रही हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद।